हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीजों के बारे में और लर्न करते हैं बहुत कुछ। तो अभी तक तो आप जान ही गए होंगे कि अभी जो हमारी सीरीज चल रही है इस चैनल पर वो चल रही है डीसी की, जो हम करते हैं इग्नू से, जिसका नाम है डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो यहाँ पर हमारी सीरीज चल रही है प्रिपरेशन फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन जो आपके जून में है, DEC 1, DEC 2, DEC 3 के और DEC 4 का। आई होप आपने अभी तक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए होंगे और प्रोजेक्ट को स्पीड पोस्ट कर दिए होंगे दिल्ली के एड्रेस पर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके रिगार्डिंग भी अगर आपको कोई भी क्यूरीज हो या कोई भी आपके डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत हो तो। चलिए फ्रेंड, तो देखते हैं जो DEC 1 के जो हमारे 7 ब्लॉक्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम पढ़ रहे हैं DEC 2 के। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी मेरे पूरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे होंगे देख लीजिए, ताकि आपके सारे ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और वो सारे स्टूडेंट्स जो एनटीटी कर रहे हैं अलग अलग जगहों से, उनके भी ये सारे टॉपिक्स उनके सिलेबस में डेफिनेटली होंगे ही, तो वो भी चाहे तो चैनल ज्वाइन करके अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स आप सभी से कि प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए, आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि चैनल में मैं और भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ सकूं। ठीक है, ताकि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो सके फ्री में। आपकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि जो बड़ी बड़ी जगहों से आप बैच नहीं ले सकते हैं, सैम्पल पेपर्स नहीं ले सकते हैं, असाइनमेंट्स नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए ही ये चैनल है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप आराम से देखकर मेरे वीडियोस को अपने प्रोजेक्ट, असाइनमेंट्स, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन इजीली कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। DEC 2 जिसका नाम है चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, बाल स्वास्थ्य एवं पोषण, इसका हम करेंगे आज ब्लॉक नंबर 7, जिसका नाम है बाल अवस्था में होने वाली सामान्य बीमारी, उनकी रोकथाम और व्यवस्था का भाग 1। और इसी के बाद जो यूनिट आएगी, इसके बाद का जो ब्लॉक आएगा ब्लॉक नंबर 8, उसमें भी यही है बाल अवस्था में होने वाली सामान्य सामान्य बीमारियां, उनकी रोकथाम और व्यवस्था का पार्ट 2। यहाँ पार्ट 1 पढ़ेंगे, भाग 1, और नेक्स्ट जो ब्लॉक है ब्लॉक नंबर 8 में इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कॉमन चाइल्डहुड इलनेस, देयर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट पार्ट 1। यहाँ पे हम यूनिट नंबर देखेंगे 21, 22 और 23। तो चलिए हम टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है यूनिट नंबर 1, बीमार बच्चों की देखभाल करना, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे केयर फॉर द सिक चाइल्ड या चिल्ड्रन, जिनमें हम बच्चों की बीमार स्थिति में कैसे देखभाल करेंगे। तो देखिए, ये हमारे सिलेबस में इसीलिए है क्योंकि जब आप डिप्लोमा प्राप्त कर लेंगे तो आप किसी न किसी चाइल्ड सेंटर में या फिर आप किसी प्री प्राइमरी स्कूल में, आंगनवाड़ी में, बाल वाटिका में जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जब भी आप जॉब करेंगे तो ये इस परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है, जहां बच्चे किसी भी प्रकार से बीमार ज्यादा या कम हो सकते हैं। तब आपका सोच, आपका विचार किस प्रकार से होगा वो आप इस अध्याय को पढ़ के या इस यूनिट को पढ़ के सोच पाएंगे। सिर्फ मैंने आपसे हर यूनिट में या हर हर मेरे वीडियोस में आपसे मैं कहती हूँ कि स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखिए कि सिर्फ प्रश्न उत्तर या क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर के पेपर करके पास होना बहुत आसान है, लेकिन क्या हमारा यही उद्देश्य है? क्या आप इसी उद्देश्य से कर रहे हैं ये कोर्स? तो मेरे हिसाब से कि ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पास होके हम डिप्लोमा ले लें। पास होना जरूरी जितना है उतना जरूरी है कि जिस बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका हमें नॉलेज हो, क्योंकि आपको नॉलेज होगा तभी आपके विचार का परिवर्तन होगा जब आप इस फील्ड में काम करेंगे। तो इसीलिए चीजों को ध्यान से पढ़िए, इतनी सारी जो बुक्स दी है उनको एक बार पढ़िए, क्योंकि आपका पढ़ पाना इतना आसान नहीं है हर एक पुस्तक को, उसको ही आसान करने के लिए मैंने ये वीडियोस बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, आप ज्यादा से ज्यादा देखिए, सिर्फ देखना ही, आप देखकर ही और सुनकर ही सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। जहां जरूरत होगी जिन चीजों को दिखाने की, तो वहां डेफिनेटली मैं आपको दिखाने की कोशिश कर ही रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं क्या दिया है हमारी इस यूनिट में। ठीक है, क्योंकि बीमार जो बच्चे हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, बीमारी किसी के हाथ में भी नहीं होती, बीमारी कभी भी किसी को भी हो सकती। हाँ, इसके बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं, बच्चों के बीमार होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बड़ों के बीमार होने के भी बहुत सारे कारण
हो सकते हैं। लेकिन हमारा टॉपिक यहाँ सिर्फ बच्चों की बीमारियों के बारे में पढ़ना है, तो चलिए हम देखते हैं कि बच्चे बीमार होते हैं तो उनकी हमें केयर कैसी करना है, कौन-कौन सी परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, कैसे आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आप उनकी केयर करेंगे एज अ हेल्थ एज अ सेंटर जो आप मैनेजर है या एज अ वर्कर जो हम चाइल्ड सेंटर में काम कर रहे हैं, हमारा सोच विचार इस दिशा में कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें हमारी इस यूनिट में दी हुई है। देखिए फर्स्ट पॉइंट दिया है होलिस्टिक अप्रोच टू चाइल्ड हेल्थ, हमारा बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। देखिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि बच्चों के स्वास्थ्य में शारीरिक, मनोवैज्ञानिक व सामाजिक कारण उसको उसके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। ना से हमने प्रीवियस यूनिट्स में पढ़े कि पोषण, न्यूट्रिएंट्स, आहार, हेल्थ केयर, ये सब जितने इम्पोर्टेंट हैं बच्चे की हेल्थ के लिए, उतने ही इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल फैक्टर और सोशल फैक्टर्स भी हैं जो बच्चे की हेल्थ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट पहुंचाते हैं। तो उन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना है जब हम बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, यहाँ हम जब हम किसी चाइल्ड सेंटर में काम कर रहे हैं। पोषण का अभाव, बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति या बार बार संक्रमण होना, ये ऐसी शारीरिक कारक हैं जो बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। और मैंने आपको बताया इसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक जिनको हम साइकोलॉजिकल और सामाजिक जिनको हम सोशल, है ना, इफेक्ट भी बोलते हैं। इन सब चीजों से भी सोशल, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिकल इफेक्ट बच्चों को होता है ना। सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारण भी बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जैसे कैसे कि आपने बच्चों को बहुत जोर से डांट दिया या चार लोगों के बीच में हमने बच्चों को कुछ बोल दिया या बार बार आप बच्चों को पनिशमेंट दे रहे हैं घर में या सेंटर में। ऐसे तो आजकल का नियम बहुत बदल गया है, आप किसी भी प्रकार से बच्चे को पनिशमेंट या दंड नहीं दे सकते, फिर भी हो जाता है ऐसा। तो ये सारे मनोवैज्ञानिक कारण है जिससे बच्चे को, या मनोवैज्ञानिक या सामाजिक कारण है जिससे बच्चे के स्वास्थ्य में भी असर पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि माँ से कैसे बच्चे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रभावित होते हैं। जब किसी माँ का कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तो माँ की स्थिति छोटे बच्चे के केयर करने में ज्यादा चली जाती है, ज्यादा समय जाता है और बड़े बच्चे पे ध्यान देना थोड़ा कम हो जाता है। उस परिस्थिति में बच्चे का जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है वो बहुत ही प्रभावित होती है। उसको ये लगता है कि मुझे स्नेह नहीं मिल रहा है, मेरी माँ ने या मेरे परिवार के लोगों ने मुझसे प्यार करना कम कर दिए। तो इस बात का भी एक माँ को ध्यान रखना होता है। ठीक है, भोजन और आहार जितना जरूरी है उतना ही पोषण और स्नेह भी बच्चों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। सिर्फ आहार देके, खिलाने पिलाने की चीज देकर आप ये नहीं सोच सकते कि बच्चा स्वस्थ रहेगा या कभी बीमार नहीं पड़ेगा। नहीं, बच्चे के लिए स्नेह, पोषण, प्यार बहुत जरूरी है उसके हेल्दी हेल्थ के लिए। ठीक है, पोषण, प्रसन्नता और अच्छा स्वास्थ्य को कोऑर्डिनेशन होता है। सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे आप पोषण आहार दे रहे हैं वैसे ही बच्चे को स्नेह और पोषण देना भी जरूरी है। ठीक है, कुपोषण और संक्रमण दोनों ही एक चक्र के दो पहलू हैं। कुपोषण अगर बच्चे को है, संक्रमित होगा बच्चा, और बच्चा अगर संक्रमित है तो कुपोषण का शिकार होगा ही होगा। ये दोनों एक चक्र के दो पहलू हैं, ऐसे घूमते हुए। ठीक है, ऐसे घूमते हुए इधर से इधर। ठीक है, तो दोनों ही क्या है, एक दूसरे के क्या है, एक साइकिल के फॉर्म है। एक पार्ट संक्रमण, इसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं, को मेल न्यूट्रिशन बोलते हैं, और दूसरा है एक इन्फेक्शन। ये दोनों ही एक चक्र के पहलू है। अगर किसी को इन्फेक्शन होगा तो कुपोषण या फिर मेल न्यूट्रिशन का शिकार होगा ही होगा, और मेल न्यूट्रिशन का शिकार है तो वो इन्फेक्शन का शिकार होगा ही होगा। दूसरा, बीमार बच्चे की पहचान कैसे करना, रिकॉग्नाइजिंग द सिक चाइल्ड। आप कैसे पहचानेंगे कि कोई बच्चा सिक है या बीमार है। तो बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। बीमार बच्चा हो सकता है कि अपनी बीमारी को आपको बताए ही ना, है ना, बच्चे कभी भी नहीं बताते हैं। तो कैसे पहचानेंगे आप, बच्चा चुप चुप सा रह रहा है, बच्चा उखड़ा उखड़ा सा रह रहा है, बहुत एक्टिव बच्चा है लेकिन वो अभी बिना इनएक्टिव है, कुछ भी नहीं कर रहा है, ये संकेत आपको बताएंगे कि बच्चा बीमार है। एज अ प्री प्राइमरी टीचर, एज अ प्री प्राइमरी वर्कर, आपको इन बातों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपके सेंटर में कि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं तो आप उनको ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि वो किस प्रकार का बिहेव कर रहे हैं, ताकि आप क्या कर सके, पेरेंट्स से फिर उनसे डिस्कस कर सके। अगर आप पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं तो आप बता सके कि आपका बच्चा इस परिस्थिति में ऐसा ऐसा व्यवहार कर रहा था, ताकि आप उसके रिगार्डिंग उसका उपचार करवा सकें।
अल्प और मध्यम स्तर की बीमारी के लक्षण इस प्रकार है ना। द फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ माइल्ड एंड मॉडरेट इलनेस, है। कुछ बच्चों को हल्की हल्की बीमारी होती है, तो उसको आप कैसे पहचानेंगे? जैसे कि खेलने में इनएक्टिव हो गया है बच्चा, थका थका सा फील कर रहा है, रो रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है ना, खाना खाने के लिए इनकार कर रहा है, हल्की सी उल्टी कर दिया उसने, सर्दी जुकाम हो गया, हल्का सा बुखार आ गया है उसको, शरीर में कहीं हल्का हल्का सा दर्द हो रहा है ना, त्वचा में कोई बदलाव सा आ गया, सूजन आ गई है, लाल हो गया है ना, या फिर कहीं रैसेस आ गए हैं, ठीक है, या फिर उसको लूज मोशंस हो रहे हैं, तो ये माइल्ड सिम्टम्स हैं, है ना। इनको क्या बोल सकते हैं? मॉडरेट या माइल्ड सिम्टम्स हैं। ये आप देख के पहचान सकते हैं कि बच्चा की थोड़ी जो हेल्थ है, उसको हेल्थ में हल्का हल्का सा इश्यूज है। लेकिन सिर्फ यही समस्याएं हो सकती है क्या? नहीं, गंभीर समस्याएं भी बच्चों को हो सकती है, जिनको हम बोलते हैं सीवियर इलनेस, है ना। बहुत गंभीर परिस्थिति भी आ सकती है बच्चे की हेल्थ में, जैसे कि रोते रोते बच्चे बेजान हो जाना। कभी कभी हेल्थ सेंटर्स में क्या होता है, बच्चे इतना रोते हैं कि रोते रोते बेजान हो जाते हैं, बेहोश से हो जाते हैं, है ना। सांस लेने में उनको दिक्कत जाने लगती है, बुखार के साथ साथ वो सांस ले नहीं पा रहा है, ठीक है। बच्चों को नींद आ रही है और वो सो जा रहा है, और जब आप उसको उठा रहे हो तो वो उठ ही नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति है ना। ओठ सूखे हो जाना, आंखें अंदर घुस जाना, शुष्क सा पड़ जाना, झुर्रियां आ जाना चेहरे पे, क्योंकि बच्चों की शरीर में झुर्रियां आती नहीं है, क्योंकि वो उनकी यंग यंग है एकदम, ताजा ताजा शरीर रहता है। लेकिन अगर झुर्रियां आ गई हैं तो भी ये उसके लिए क्रिटिकल कंडीशन है। स्टिमुलेट नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है बच्चा, ठीक, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है, नीला पीला सफेद सी बॉडी हो गई है, या बॉडी का कोई पार्ट ऐसा हो गया है, तो ये सीवियर कंडीशन है। ऐसे में हमको क्या करना है? ऐसे में हमको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना है या पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है। बीमार बच्चे की देखभाल कैसे करनी है? नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड विच इज इल और विच इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिसीज। ठीक है, बीमार हो गया है बच्चा, तो हम कैसे उसकी केयर करेंगे? बट सबसे पहला हमारा काम है कि इसको आरामदायक स्थिति में लाएं। चक्कर आ रहा है तो उसको थोड़ा सा पानी वानी पिला के आरामदायक स्थिति में लाएं। अगर उसको बहुत तेज बुखार है तो ऐसी स्थिति में लाएं कि वो थोड़ा नॉर्मल हो। फिर क्या करना है? उसको अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर आप घर पे हैं तो कोशिश करिए कि उस बच्चे के साथ कोई बड़ा इंसान हो या उसके कोई बड़े भाई बहन हो, दादा दादी, चाचा, मौसी, मामा, कोई भी व्यक्ति उसके थोड़ी देर साथ में हो, ऐसा व्यक्ति जिसके साथ वो कंफर्टेबल फील करे। साथ में कमरे में हवा अच्छी हो, रोशनी आ रही हो, ठीक है। दूसरा कि वो जो कपड़े पहन रहा है, उसका जो बिस्तर है बहुत ही सॉफ्ट हो, सूती कपड़े हो, बिस्तर कॉटन का, जो चादर वगैरह है वो कॉटन के हो, ठीक है। पानी की कमी ना हो उसके शरीर में, ठीक है। और गर्म या ज्यादा ना हो, गर्म बहुत ज्यादा गर्म मत पिला दीजिए, बहुत ज्यादा ठंडा मत खिला दीजिए। अगर उसका शरीर बहुत ज्यादा गर्म है तो ठंडे पानी से कपड़े को ठंडे पानी में डुबा के इसको शरीर को धीरे धीरे पोंछते जाइए, ताकि बहुत ज्यादा गर्म है तो धीरे धीरे उसका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होते जाए। दूसरी परिस्थिति में अगर बच्चे को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है तो उसके तलवों को थोड़ा रब करिए और क्या करिए, ढक ढक दीजिए किसी गर्म कपड़े से, ठीक है। और दवा उसी परिस्थिति में आपको देना है मेडिसिन जब आप श्योर हैं कि आप इस बीमारी के बारे में जानते हैं, डॉक्टर से आपको पता है, डॉक्टर से आपने सलाह ली है कि इस दवाई को ही देना है, तभी आप दीजिए। और नजर रखिए कि बच्चे की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं, स्थिति ठीक हो रही है या और क्रिटिकल हो रही है। और अगर ऐसा होता है तो क्या करना है? डॉक्टर को दिखाना है। बच्चे की विकलांगता की तरफ ध्यान दीजिए, कहीं कोई ऐसे लक्षण दिखाई तो नहीं दे रहे शरीर में जो विकलांगता को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में हमको स्पेशलिस्ट को दिखाना है, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, जो विकलांगता को या इसको हम बोलते हैं डिसेबिलिटीज को चेक करते हैं। और नवजात शिशु को अगर वो बहुत ज्यादा कंडीशन में बीमार है, सबसे पहले उसकी माँ का दूध लगातार कुछ कुछ टाइम इंटरवल में उसको पिलाते जाइए। और माँ का सबसे इंपॉर्टेंट काम है इस परिस्थिति में। वैसे तो 5 साल तक के बच्चों का सबसे ज्यादा केयर माँ को ही करनी चाहिए जब वो बीमार होता है, क्योंकि माँ से ही बच्चे सबसे ज्यादा अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और जब बहुत छोटे बच्चे की हम नवजात शिशु की बात कर रहे हैं तो इस स्थिति में तो माँ को उसके साथ ही रहना चाहिए और लगातार थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पे दूध पिलाते रहना चाहिए, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि बीमारी के बारे में पता लगाना, फाइंडिंग आउट अबाउट द इलनेस ऑफ द चाइल्ड। अगर बच्चा बीमार है तो आप कैसे पता करेंगे? ठीक है, कैसे पता करेंगे? आपके सेंटर में बच्चे आ रहे हैं और आपको ये सारे लक्षण कहीं दिख रहे हैं, तो हमारा एज अ चाइल्डहुड के एजुकेटर के रूप में हमारा क्या काम है? हमारा ये काम है कि हम माता पिता से बात करें कि आपके बच्चे को ये समस्या हो रही है, हमने ये ऑब्जर्व किए हैं, तो क्या आपने ये सब देखा है? उसके बारे में बात करिए, है ना। स्पेशली माँ से बात करिए कि माँ बच्चों से ज्यादा अटैच्ड होती है, ज्यादा पास में होती है ना। मेन प्रॉब्लम क्या है बच्चों को?
आपने घर में क्या महसूस किया है उनके साथ, क्या दिक्कतें हैं, हाँ, कितनी प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है तो कैसे दिक्कत होती है, वो कैसा कैसा फील करता है, क्या फील कर रहा है बच्चा, बच्चे से बात करिए, बच्चा कब बीमार पड़ा था, उसकी हिस्ट्री जानिए, है ना। हिस्ट्री के बारे में हमने प्रीवियस यूनिट्स में पढ़ा है कि बच्चे की हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, जिससे हम बच्चे की बीमारियों को और भी अच्छे से क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि बच्चों का जो स्वास्थ्य कार्ड, जिसे हम हेल्थ कार्ड बोलते हैं, हेल्थ कार्ड देखिए आंगनवाड़ी वगैरह में बनता है, और बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, जिस प्री प्राइमरी स्कूल में जाते हैं वहां पर भी बनता है। नहीं बनता है तो एज अ प्री प्राइमरी चाइल्ड सेंटर के अगर हम वर्कर हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम काम करने के लिए वहां जाने वाले हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे का जो हेल्थ कार्ड है बना हुआ होना चाहिए। इसमें बच्चों का हमने प्रीवियस यूनिट्स में पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि वीकली, मंथली या हाफ ईयरली बच्चों का हेल्थ चेकअप होना चाहिए, और वो सारे डिटेल्स बच्चे के उस हेल्थ कार्ड में होना चाहिए, ताकि उस डिटेल्स को देखकर हम बच्चे की हेल्थ के बारे में आइडेंटिफाई कर पाए। या आप जरूरी नहीं लगातार एक ही वर्कर किसी चाइल्ड सेंटर में काम करता हो, लगातार वर्कर बदलते जाते हैं या वहां कार्य करने वाली मैडम बदलते जाती हैं, तो ये जो चाइल्ड कार्ड होगा, बच्चों का हेल्थ कार्ड, ये बच्चे की सारी इंफॉर्मेशन देते जाएगा और साल दर साल इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, बच्चे में बीमारी के सूचक, अब कैसे पता चलेगा बच्चे में बीमारी है। ठीक है, तो माँ से वर्तमान की स्थिति पूछ लीजिए आप, या उनके घर में जिससे भी बच्चा बहुत अटैच्ड हो, है ना। पिछली बीमारियों की जानकारी लीजिए, जो हमने पहले भी पढ़ा कि हिस्ट्री जानना है हमें, कि बच्चा कैसे बीमार पड़ा, कब बीमार पड़ा था, क्या समस्याएं हुई थी परिवार में, और कौन कौन बीमार है, क्या बच्चा और कभी बीमार पड़ा था, कब बीमार पड़ा था, जन्म के समय कैसा था वो, जब पैदा हुआ तब स्थिति क्या थी, पैदा होने के बाद क्या स्थिति थी, ये सारी चीजें। ऑब्जर्वेशन ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड की पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करिए, है ना। उसके पोस्चर, वो खड़ा कैसे हो रहा है, वो चल कैसे रहा है, वो बात कैसे कर रहा है, वो सुन कैसे रहा है, नजर उसकी कैसी है, ये सारी चीजों को आप ऑब्जर्व करिए। इससे भी हम बच्चों की बीमारियों का पता लगा सकते हैं। सांस लेने में क्या दिक्कत है, गंभीर बीमारी के संकेत कौन कौन से देखिएगा, बहुत ज्यादा गंभीर किसी को बीमारी है, आंखों में चिपचिपापन आना, सांस बहुत तेज लेना, जीभ में बहुत बड़ी ऐसी परत से चिपक जाना, फेस का कलर चेंज हो जाना, सिर में असहनीय दर्द होना बच्चे को, बॉडी बहुत ज्यादा ठंडी हो जाना, या नब्ज का स्लो हो जाना। ठीक है, कुछ भी बहकी बहकी सी बातें करने लगते हैं बच्चे, बेहोश हो जाना बार बार, है ना, तेज तेज सांस लेना, या बेहोश होने की कंडीशन में लगातार, फिर बेहोश होने के बाद उठने के बाद लगातार उल्टियां करना, है ना, बुखार तेज होते जाना। ऐसी कोई भी सीवियर कंडीशन आपको दिखती है आपके घर पे, आपके सेंटर में, आपके आसपास, एज अ प्री प्राइमरी एजुकेटर या प्री प्राइमरी टीचर, हमें क्या करना है, सबसे पहले बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है। हॉस्पिटल आपने ले गए, अब देखिए आंगनवाड़ी में भी ये स्थिति आ सकती है, बाल वाटिकाज में भी ये स्थिति आ सकती है, किसी भी प्री प्राइमरी स्कूल में ये स्थिति आ सकती है। और हमारे स्कूल्स में अलग अलग सामाजिक वर्ग के, अलग अलग आर्थिक वर्ग के बच्चे पढ़ने आते हैं। तो ये कंडीशन है कि आपने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, उसके पहले, एडमिट करने से पहले हम क्या करें, उनके पेरेंट्स से डिस्कस करें, उनके माता पिता से बात करें कि हाँ हम इनको एडमिट कर सकते हैं, अगर वो सहमति देते हैं तो हमको एडमिट करना है। उसके बाद पेरेंट्स से बात करना है कि बच्चे के साथ हॉस्पिटल में कौन रहेगा, तो ये तैयार करिए कि कौन रहेगा। उसके बाद अगर नहीं है तो घर पे कैसे देख रेख करेंगे, उसके बारे में उनसे बात करिए कि आप घर लेके जा रहे हैं बच्चे को, तो घर में सुविधा है कि नहीं, बच्चे के साथ कौन रहेगा, आपको क्या खिलाना है, क्या पिलाना है। अगर माँ बाप हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो बच्चे की सारी डिटेल्स लिख के दीजिए, बच्चे का नाम, उसके माता पिता का नाम, उसकी उम्र, उसका जो भी डिटेल आपके पास है, उसका पता, उस कौन सी क्लास में पढ़ता है, उसको क्या समस्या स्कूल में हुई, वो डॉक्टर को एक नोट बना के आप दे दीजिए। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो उनके पेरेंट्स को बताइए कि ऐसा ऐसा लिख के आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर को देना है। कभी कभी बच्चे डॉक्टर को बताने में असहज फील करते हैं या बता नहीं पाते। ठीक है, हॉस्पिटल में उसके साथ रुकेगा कौन, ये देखिए। और हॉस्पिटल में इलाज कराने के प्रति माँ बाप विश्वसनीय है कि नहीं है, अगर विश्वसनीय नहीं है तो उनको बताइए कि हॉस्पिटल में इलाज कराना कितना जरूरी है बच्चों का। तो ये सारी जानकारी हमें पेरेंट्स को देना है इन द केस ऑफ वी आर एडमिटिंग द स्टूडेंट और द चाइल्ड ऑन द हॉस्पिटल। गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट, कुछ परिस्थितियां हैं जब आप हॉस्पिटल भेजेंगे, कब, ऊपर की परिस्थितियां, बहुत सीवियर कंडीशन में बुखार है, लगातार आपके कपड़े, ठंडे कपड़े से पोंछने के बाद बुखार नहीं खुल रहा है, लगातार उल्टी कर रहा है बच्चा, बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रही है उसको, बहुत हालत खराब हो गई, बच्चा पीला या नीला पड़ गया है, बार बार बेहोश हो रहा है। ठीक है, उसकी नब्ज स्लो हो रही है, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है,
तो ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले हमको बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना है या पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शन देना है कि वो हॉस्पिटल लेके जाए। डॉक्टर के लिए बच्चे की इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको बताया कि डॉक्टर के लिए आपको एक लिख के देना है नोट, जिसमें डॉक्टर को बच्चे की इन्फॉर्मेशन मिल जाए, है ना। अब फॉलो अप लेते रहना है। एज अ चाइल्ड केयर सेंटर के जो हम वर्कर हैं, हमारा क्या काम है, हम फॉलो अप लें। अगर बच्चा हॉस्पिटल में है तो हम पता करते रहे कि क्या समस्या हुई बच्चे, क्योंकि आगे तो आपके पास ही आना है बच्चे को पढ़ने के लिए, तो क्योंकि आगे आपके साथ वो काम करेगा, आपके साथ काम करेगा इन द सेंस आपके अंडर में रहेगा, पढ़ेगा, खेलेगा, कूदेगा, एक्टिविटीज करेगा। तो फॉलो अप लेते रहिए। कैसे कि डॉक्टर ने क्या कहा, जब भी सेंटर में, जब भी आपके हेल्थ सेंटर में या सॉरी जब भी आपके चाइल्ड सेंटर में कोई डॉक्टर आए तो मदर को इन्फॉर्म करिए, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करिए कि बच्चे को लेके आए, बच्चे का हेल्थ चेकअप करवाइए। क्योंकि कभी कभी जैसे आंगनवाड़ी वगैरह में, बाल वाटिकाज में या जो भी एजुकेशन वाले सेंटर्स होते हैं प्री प्राइमरी के, वहां पे हेल्थ चेकअप के लिए रेगुलरली डॉक्टर को बुलाया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे को बुलाइए उसकी माँ के साथ, और माँ को भी हेल्थ एजुकेशन दीजिए, ताकि माँ क्या करे, किस किस परिस्थिति में बच्चे का कैसे ध्यान रखना है इसका ज्ञान माँ को हो। ठीक है। माता पिता को भी सलाह दीजिए कैसे बीमार, क्योंकि बीमार बच्चे के लिए सिर्फ पोषण या दवाइयां ही इंपॉर्टेंट नहीं होती है। हमको माँ बाप को या एज अ चाइल्ड केयर सेंटर्स के चलाने वाले टीचर्स की क्या जिम्मेदारी है कि सिर्फ पोषण आहार ना दें, सिर्फ मेडिसिन ना दें, क्या करें, बच्चे को अकेला ना छोड़ें, उनको मनोवैज्ञानिक और सामाजिक जो चीजें हैं वो भी प्रभावित करती हैं। तो उसके लिए क्या करें, उनको हम बहुत प्रेम से रखें, बहुत स्नेह दें, प्यार से उनको हैंडल करें। वो खेल नहीं पा रहे हैं ऐसे खेल जिसमें वो दौड़ सकते हैं, तो क्या करिए, बैठ के कहानी सुनाइए, गीत सुनाइए, है ना, प्यार करिए, है ना, उनको बहुत दुलार करिए, स्नेह करिए, बहुत मना मना के खिलाइए, खेल खेल के खिलाइए। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, उनको भावनात्मक तरीके से उनको जरूरतों को पूरी कर सकते हैं। बीमार बच्चे के अन्य लोगों पर कैसे प्रभाव पड़ता है। देखिए, सेंटर पे अगर बच्चा बीमार है, सेंटर पे या घर पे, तो और भी जो घर पे या सेंटर में लोग रह रहे हैं, एक बच्चे के बीमार होने से सभी प्रभावित होते हैं। कैसे कि बच्चा बीमार है तो आपके घर के जो कामकाज की जो रूटीन है वो चेंज हो जाती है। ना सिर्फ केवल घर में, अगर बच्चा सेंटर में बीमार है तो हमारे सेंटर में भी जो आप कामकाज करने के, आपने जो प्लानिंग की हुई है एक्टिविटीज कराने के लिए, वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपको ऐसे रोजाना की एक्टिविटीज के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा भी बीमार है। उसके बाद क्या करना है आपको कि अगर आपके सेंटर में कोई बच्चा बीमार है तो बड़े बच्चों को उसकी हेल्प में लगाइए, कि देखो हमारे सेंटर में कोई बच्चा बीमार है तो हम उसकी कैसी हेल्प करना है। तो इससे क्या होगा, सोशल डेवलपमेंट भी होगा बच्चों का, और सीखेंगे कि किसी की बीमारी में हमें कैसे मदद करना है। पर किसी बच्चे को इन्फेक्शियस डिसीज है तो ऐसी परिस्थिति में आप किसी बड़े बच्चे, छोटे छोटे बच्चे या बड़े बच्चे को एक साथ कोऑर्डिनेट करने मत दीजिए, इन्फेक्शन से बच्चों को दूर रखिए, क्योंकि ऐसे टाइम पे हमें आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। इसकी इंफॉर्मेशन हम घर पे भी दीजिए। जैसे कौन कौन सी बीमारियां, जैसे कि स्किन डिसीज से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, खुजली हो सकती है ना, सांस से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, टीवी हो सकती है। तो ऐसी और भी बहुत सारी कुछ बीमारियां हैं जो इन्फेक्शन के थ्रू, सर्दी जुकाम हो सकता है, खांसी हो सकती है, इन्फेक्शन के थ्रू एक बच्चे से दूसरे बच्चे को फैलती है। तो ऐसे में कोशिश करिए कि बीमार बच्चा घर पे ही रहे और उसके घर पे अच्छे से देख रेख हो, और आप फॉलो अप लेते रहिए। और जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं, अगर उनपे थोड़े बहुत सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उनको प्रिकॉशन लेने के लिए कहिए। ऐसे करके हम इन्फेक्शियस डिसीज को बच्चे को होने के लिए रोक सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे इस यूनिट नंबर 21 में दी थी, जिसका नाम था केयरिंग ऑफ द सिक चाइल्ड। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यूनिट नंबर 22, जिसका नाम है आहार तंत्र की कुछ विसंगतियां, जिसको हम बोलेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज और डिसऑर्डर। समझ ही गए होंगे आप शब्द से, आहार तंत्र की बात करें, आहार तंत्र मतलब हमारा तो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जिसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। उससे रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां बच्चों को या बड़ों को हो सकती हैं या होती हैं। तो देखिए, मेजरली जो बच्चों को डिसीज होती है सबसे ज्यादा, वो होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज, रेस्पिरेटरी डिसीज और स्किन रिगार्डिंग डिसीज बच्चों को ज्यादा होती है, स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन। ये मेजर 3 टाइप्स ऑफ डिसीजेस हैं जो बच्चों को जनरली होती है। पर इस यूनिट में हम पढ़ेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो डिसीज या डिसऑर्डर्स हैं बच्चों को, उसके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे कि आहार तंत्र से रिलेटेड जो भी बीमारियां बच्चों को होती है वो इस यूनिट में आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन सी बीमारियां हैं बच्चों को जो जो डाइजेस्टिव ट्रैक से रिलेटेड होती हैं। तो देखिए,
कैसे हमको पता चलेगा कि पहले तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो आपका ट्रैक है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको बता दो, आपको वैसे ही पता है ना। माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ, इजोफेगस, स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? पैनक्रियास और लीवर। ठीक है, इनसे भी अलग अलग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जूस निकलते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ये आपने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा है। ठीक है, वहां से भी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पढ़ेंगे डिसीजेस कौन कौन सी हो जाती हैं। ठीक है, तो देखिए, माउथ से जब खाना जा रहा है इजोफेगस में, उसका स्टमक में जा रहा है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस ट्रैक से होते हुए जब खाना गुजर रहा है तो अ, इन जगहों पे दिक्कतें आ सकती है। तो अब हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में कोई दिक्कत है? सिम्टम्स क्या क्या है देखिए, हम देखेंगे कि पेट फूल रहा है बच्चे का, या फिर उसका बढ़ा हुआ सा पेट दिख रहा है, या फिर सूजन सी दिख रही है, बच्चे का वजन कम हो रहा है। आप देखेंगे पेट में गैस बन रही है बच्चे को, उसके कारण असहनीय सा दर्द हो रहा है। ठीक है, पेट में अचानक से दर्द, मैंने आपको बताया। अपेंडिक्स भी हो जाता है, कभी कभी बच्चों को दर्द इतना होता है कि अपेंडिक्स हो जाता है। आप बोलोगे मैम अपेंडिक्स क्या है, जल्दी से आपको बता देती हूँ अपेंडिक्स क्या होता है। हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बड़ी आंत और छोटी आंत, तो छोटी आंत और बड़ी आंत का जहाँ जंक्शन है, जहाँ दोनों आंखें मिलती हैं, या जहाँ छोटी आंत खत्म होकर बड़ी आंत का शुरुआत होती है, वहां पे एक छोटी सी ऐसी एक बेंच, छोटा सा थैली नुमा संरचना है, बहुत छोटी सी होती है। कभी कभी क्या होता है, हमारा खाना उस जगह में पहुंच जाता है, क्योंकि वहां से खाना पहुंच जाने के बाद वहां से निकल नहीं पाता, अंदर ही अंदर क्या हो जाता है कि डिकम्पोज होने लगता है, सड़ने लगता है, बाहर ना निकल पाने के कारण पस बन जाता है वहां, है ना। तो उसके कारण धीरे धीरे बच्चों को या बड़ों को इन्फेक्शन होने के कारण दर्द होने लगता है, वो फूलने लगता है। और जब हम डॉक्टर चेकअप कराने जाते हैं तो पता चलता है हमको क्या हो गया, अपेंडिक्स हो गया। वो हमारी बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसकी हमारी बॉडी को कोई जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर उसको ऑपरेट करके घर बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा होता है। और अगर किसी सीवियर कंडीशन में वो हमारी बॉडी में ब्लास्ट हो जाता है, तो वो बॉडी बॉडी को इन्फेक्ट इन्फेक्ट मतलब क्या कर सकता है, पॉइजनस भी कर सकता है, और कभी कभी इस कंडीशन में जान भी जा सकती है। तो जब भी बच्चे का पेट दर्द करे, किसी बड़े का दर्द करे, तो आप इसको थोड़ा सा सीरियस लेकर डॉक्टर से चेकअप जरूर कराएं। चलिए, और क्या हो सकता है, आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कोई बीमारी है या इन्फेक्शन हुआ है? कि बच्चे को जब वो उल्टी हो रही है बहुत ज्यादा, या फिर जब वो एक्सक्रिएट्रा छोड़ रहा है, या जब उसको वो पॉटी जा रहा है तो उस दौरान उसकी पॉटी में ब्लड आ रहा हो, तब आप पता कर सकते हैं, है ना। या एनस के पास खुजली हो रही हो, ठीक है, या जब उसकी जो एक्सक्रिएट्रा है, जो पॉटी है, वो बहुत ज्यादा कड़क हो या बहुत लिक्विड फॉर्म में आ रही, इट मीन्स कि उसको क्या हो गया है, कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर या डिसीज हो गई है। ठीक है, यहाँ से पता कर सकते हैं ना, दस्त लगना, या फिर पेट में गांठ सी बन जाना, है ना, उल्टी होना, ये सारी चीजों से हम पता कर लेंगे कि बच्चे को क्या हुआ है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल या आहार तंत्र से रिलेटेड बीमारी हो गई है। ठीक है, इसमें सामान्य हम देखेंगे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, या हमारे आहार तंत्र में होने वाली मेजर बीमारियां कौन कौन सी। सबसे पहले कब्ज, है ना, देखा होगा कब्ज में क्या होता है कि पॉटी अच्छे से नहीं होती है, कुछ दिन तक पॉटी ही ना होना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बच्चे को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। कौन सी दिक्कतें, कारण दिक्कतें क्या होती है, पॉटी ना होना 2 दिन 3 दिन तक, ठीक है, और या फिर होना तो बहुत कड़क सी होना। तो कारण क्या है इसका कि क्यों हो रही है ऐसी दिक्कत? क्योंकि खाने में या तो बहुत ज्यादा पानी की कमी हो गई है, या फाइबरस फूड नहीं खा रहा है वो, ठीक है, या ऐसी चीजें खा रहा है जिसमें मैदा ज्यादा है। तो मैदा क्या होता है, हमारी बॉडी में जाकर चिपक जाता है, और डाइजेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, फाइबरस चीजों की। ठीक है, मैदा में फाइबर नहीं होता है, मैदा बहुत ही फाइन एक कंपोनेंट है किसका, वीट का। ठीक है, जिससे पूरा उसके पूरे फाइबर्स को निकाल दिया जाता है। ऐसे में डाइजेशन में बहुत दिक्कत जाती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, तब कब्ज की दिक्कत हो जाती है। उपचार क्या करें, बच्चों को वीक में या पहले के टाइम पे क्या होता था, वीकली, एक वीक में या 2 वीक में एक बार अरंडी का तेल कैस्ट्रॉयल पिलाया जाता था, लेकिन ये पुरानी पद्धति है। आजकल ऐसा नहीं करते, आजकल क्या करते हैं, लेग्जेटिव नाम की एक मेडिसिन आती है, और डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, वो देने से बच्चों की समस्या से निदान मिल जाता है। और ज्यादा ही खराब स्थिति है तो इस स्थिति में हमको किससे दिखाना है, डॉक्टर को जाके दिखाना है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या करें, देखिए उपचार से अच्छा है क्या हम कुछ क्या करें,
निदानात्मक चीज ही करें। तो क्या करें हम, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या करना चाहिए हमको, कि हमारे आहार में या बच्चों के आहार में रेशेदार चीजों को, जैसे कि चोकर वाला आटा हो गया, अलग अलग प्रकार के छिलके वाली दाल हो गई, या ऐसे फ्रूट्स खिलाइए जिसमें रेसे हो। इससे क्या होगा, बच्चों का खाना अच्छे से पचेगा और कब्ज की दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, दस्त, जिससे आप सभी फेमिलियर हैं, ठीक है। दस्त में क्या होता है, लगातार लूज मोशंस होते हैं ना, बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में पॉटी निकलती है या एक्सक्रिएटर निकलता है, बॉडी का पूरा वाटर इस कंडीशन में निकल जाता है। इसमें ना 2 से 3 कंडीशन हो सकती है। माइल्ड कंडीशन हो सकती है ना, माइल्ड डिहाइड्रेशन बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं मॉडरेट डिहाइड्रेशन, और तीसरा बोलते हैं सीवियर डिहाइड्रेशन। माइल्ड डिहाइड्रेशन क्या है, बहुत ही कम, या आपको एक दिन में कुछ ही बार हो रही है, ठीक है, इसमें पानी की कमी हो रही है, लेकिन आप चल फिर सक रहे हैं, ठीक है, आप पानी की प्यास आपको लग रही है, आप पानी पी पा रहे हैं, ठीक है, और पॉटी भी आप बहुत कम कम बार जा रहे हैं, आप अपनी थोड़ा एक्टिविटी कर पा रहे हैं। अब मॉडरेट कंडीशन में क्या होता है, आपको प्यास लग रही है और पानी भी पी रहे हैं आप, पर आपकी हालत थोड़ी गंभीर है ना, और आप काम करने में थोड़े से इनएक्टिव हो गए, आपको खाने पीने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन सीवियर कंडीशन में इतनी स्थिति खराब हो जाती है कि पानी पूरा शरीर का निकल जाता है, इतनी स्थिति खराब होती है कि आप पानी पीने के लिए उठने की कंडीशन में भी नहीं होते, ठीक है। आप इतनी हालत खराब हो जाती है, पूरे सुस्त पड़ जाते हैं, आंखों के नीचे गड्ढे हो जाते हैं, पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है, ये सीवियर कंडीशन होती है। और इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो जाने पे कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। इस कंडीशन में, जब सीवियर कंडीशन हो, तो डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना चाहिए हमको, कारण क्या है इसके, सिंपल सा कारण है कि हमको इन्फेक्शियस क्या खा रहे हैं, इन्फेक्शियस कुछ खाना खा लिया हमने, कुछ इन्फेक्शन वाला खाना खा लिया, गंदा खाना है, गंदा पानी पीने से ये होता है। उपचार क्या है, सबसे अच्छा उपचार आपको पता होगा कि हम क्या करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाएं, लिक्विड फूड खिलाएं, या फिर क्या करें कि ओआरएस सबसे अच्छा है। ओआरएस आप नहीं बना सकते तो घर में क्या करिए कि आप नमक और शक्कर का एक फिक्स अमाउंट में क्या करिए, थोड़ी सी नमक आपको लेना है, और थोड़ी सी 4 मात्रा अगर शक्कर ले रहे हैं तो उसकी 1 मात्रा आप नमक की लीजिए, और 1 लीटर पानी में घोल के आप बढ़िया सा एक सॉल्यूशन बना के उसको एक बॉटल में भर लीजिए, थोड़ी थोड़ी देर में दीजिए, तो इससे भी क्या कर सकते हैं हम, निदान पा सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि साफ सफाई का, खाना पानी आप जहाँ रह रहे हैं उसके साफ सफाई का ध्यान रखिए, तो ये बीमारी कभी नहीं होगी। ऐसे ही हैजा भी है, सेम ऐसे ही है, दस्त की बहुत गंभीर स्थिति, तो दस्त जो हो रहा है इसकी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन, जब इंसान की स्थिति अत्य से अत्य बदतर हो जाए, बहुत पूरा पानी शरीर का लॉस हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, हैजा हो जाता है। इसमें भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है। ऐसे ही होती पैचेस, जिसको हम लूज मोशन भी बोलते हैं, इसमें उल्टी, दस्त होना, लगातार पानी आपके शरीर से पूरी तरीके से निकल जाना, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप बच्चे को क्या करिए कि पानी वाली चीजें दीजिए, जूस पिलाइए, नारियल पानी पिलाइए, ओआरएस पिलाइए, लिक्विड फूड दीजिए बच्चों को, ठीक है। लेकिन खाना बंद मत करिए, उनको बहुत ही लिक्विड वाला फूड दीजिए, थोड़े थोड़े अंतराल में उनको खाना देते जाइए, पानी देते जाइए, ओआरएस देते जाइए, जूस वगैरह देते जाइए। क्या है, रेशेदार चीजें, फल वगैरह दीजिए, जूस से अच्छा होगा क्या, फल दें, लेकिन थोड़े थोड़े अंतराल में, बहुत सारा एक साथ मत दीजिए। और साफ सफाई का ध्यान रखिए, अगर कोई छोटे बच्चा है, उसकी माँ उसकी केयर कर रही है, उसकी पॉटी धुला रही है, उसकी उल्टी साफ कर रही, तो इम्पोर्टेंट है कि माँ खाना बनाने से पहले अपना हाथ अच्छे से धुले, कपड़ों को अच्छे से साफ करके, क्योंकि अब आप पूरे परिवार को खाना बना के खिलाने वाली हैं, रोटी बना के खिलाने वाली हैं, तो इन्फेक्शन अगर आपके हाथ में या आपकी बॉडी में होता है, तो आपके परिवार के और भी सदस्यों को ये बीमारी हो सकती है। तो माँ को भी अभी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, और बच्चे का भी साफ सफाई का विशेष ध्यान दीजिए, उसके कपड़े, उसके बिस्तर, उसका पानी, पानी को ज्यादातर उबाल के ही पिलाइए, साफ जगह का पानी पिलाइए। अगर आप, आपके घर में वो आरओ है तो आप आरओ का पानी पिलाइए, आरओ नहीं है तो क्या करिए आप कि बच्चे को उबाल के पानी पिलाइए, ठंडा करके पिलाइए। कब वो भी नहीं है और बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है ना, हैजा हो गया बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में, तो हैजा या पैचिस में जो नीम की पत्तियों को पीस के छोटी छोटी गोली बना के भी खिलाया जाता है, तो इससे क्या होता है, बीमारियां ठीक होने लगती है, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड बीमारियां ठीक होने लगती हैं, ऐसा पहले के लोग मानते थे, आजकल तो बहुत सारी मेडिसिन वगैरह आ गई हैं। अब किसी बच्चे को टाइफाइड हो गया, तो टाइफाइड किसके कारण होता है, एक बैक्टीरियल डिसीज है। इस बैक्टीरिया का नाम आपको बता दो, आपका सिलेबस में नहीं दिया, पर फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सल्मोनेला टाइफी नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जो हमारी बॉडी में गंदे खाने या गंदे पानी से हमारी बॉडी में प्रवेश कर लेता है, और इस कंडीशन में आपको स्टमक से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इस क्योंकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, तो जो टाइफाइड है वो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज ही है। इसमें क्या होता है, 4 से 5 दिन तक आपको लगातार बुखार आ रहा है,
आखिरी आखिरी में ये देखेंगे कि बुखार की जो तीव्रता है वो बढ़ते ही जा रही है। आपको सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आपको सुस्ती आ रही है, ठीक है। इससे समझ में आ जाएगा कि आपको क्या हुआ है, टाइफाइड हुआ है। आपको इस कंडीशन में अगर ऐसी स्थिति है तो आप टाइफाइड की दवाइयां डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ले सकते हैं, लेकिन जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपके लक्षण देख के आपका ब्लड टेस्ट करा के भी पहचान सकते हैं कि आपको टाइफाइड हुआ है, और फिर क्या करेंगे, वो आपको टाइफाइड की दवाइयां देंगे। और सबसे बड़ा उपचार कि बच्चों को बचपन में जो वैक्सीनेशन होते हैं, है ना, इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, वो भी टाइफाइड से बच्चों को बचाते हैं। और जब बड़े होकर भी किसी बच्चे को या किसी वयस्क को टाइफाइड हुआ है तो उस दौरान भी उसको वैक्सीनेशन की जाती है, ताकि उसको भविष्य में कभी और टाइफाइड ना हो। आहार तंत्र में परजीवों के कारण होने वाली बीमारियां, यानी कि वॉर्म्स के कारण, है ना, हम बोलते हैं ना, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, ये सारे हो जाते हैं। तो ये भी बच्चों के पेट में इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में से एक है। ये भी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है बच्चों की, जो बहुत देखा होगा आपने, बहुत ज्यादा मीठा खाने से या गंदा खाना खा लेने से हो जाती है, ठीक है। तो दो दो टाइप के जो वॉर्म्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं परजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब तो आपको पता होगा। परजीवी का मतलब होता है जिसको हम पैरासाइट्स बोलते हैं इंग्लिश में। पैरासाइट्स के लिए दो फैक्टर यहाँ काम करते हैं। पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी दूसरे जीव के शरीर पर रहते हैं और अपना सारा न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। और होस्ट जो जिसके शरीर में रहते हैं उसको होस्ट बॉडी बोलते हैं, और जो रह रहा है किसी के शरीर में उसको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे वॉर्म्स के बारे में, है ना, राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, हुक वॉर्म और टैप वॉर्म, ये 4 टाइप्स के वॉर्म है। कुछ वॉर्म्स ऐसे होते हैं जो आंख से विजिबल होते हैं, कुछ वॉर्म्स ऐसे होते हैं जो विजिबल नहीं होते, जिनको आप नेक्ड आई से देख नहीं सकते, ठीक है। जो राउंड वॉर्म है वो आप आप क्या कर सकते हैं, विजिबल नहीं हो पाते ढंग से, यहाँ पे बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो दिखेंगे। ये अगर किसी बच्चे की बॉडी में हो जाते हैं तो उसकी एनर्जी का पूरा लॉस हो जाता है, वो एकदम सुस्त पड़ जाता है, ठीक है। किसी को थ्रेड वॉर्म हुआ है तो लार्ज इंटेस्टाइन उसकी इन्फेक्ट होगी, और एनस के आसपास ज्यादातर वहां अंडे दे देते हैं ये, और देखा होगा बच्चे बहुत खुजाते हैं, तब ये कंडीशन होती है, ठीक है। यार टैब समझ जाइए, आपको थ्रेड वॉर्म हुआ है। किसी की बॉडी में हुकवॉर्म है, इसका मतलब उसकी बॉडी में किसकी कमी होगी, ब्लड की कमी, वो पूरा ब्लड को चूसने लगता है, ठीक है, और एनीमिया से सफर करता है वो बच्चा। किसी को टैपवॉर्म हुआ है तो क्या करना है उसको, टैपवॉर्म किसी की बॉडी में है तो तुरंत पता नहीं चलेगा, पर धीरे धीरे पता चलता है कि उसका बॉडी कमजोर होते जा रही है और उसको क्या, उसकी बॉडी में क्या है, टैपवॉर्म है। तो इन परिस्थितियों से बचने के लिए अलग अलग मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर, तो वो लेके हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को इन बीमारियों से बचा सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताई थी कल एक डेलाजोल करके, ऐसा कुछ एग्जैक्ट मुझे वर्ड अभी याद नहीं है, ऐसा करके एक दवाई आती है जो बच्चों को दिया जाता है, जिससे बच्चे को जो ये वॉर्म से रिलेटेड इन्फेक्शन नहीं होते, ठीक है। कभी कभी आप क्या करेंगे, उल्टी के दौरान में बच्चों के वॉर्म्स निकलते हैं, तब आप देख सकते हैं कि उनके इंटेस्टाइन में वॉर्म हो गए हैं। तो क्या करिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान दीजिए, बच्चे के नेल्स कटे हुए हो, गंदा खाना ना खाएं, गंदी जगहों का खाना ना खाएं, गिरा हुआ खाना उठा के ना खाएं। ये सारी चीजों से आपको बचना है, क्योंकि नेल्स के थ्रू क्या है, वॉर्म्स बॉडी में इंटर कर लेते हैं। एक और डिसऑर्डर है जो इंटेस्टाइनल डिसीज हो जाती है, संक्रमण हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं अमीबा का संक्रमण। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपने, अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो कक्षा 10वीं तक आपने विज्ञान पढ़ा होगा, इसमें पढ़ा ही होगा अमीबा के बारे में, कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो बीमारियां भी फैलाता है। और कहाँ पाया जाता है, गंदे पानी में या गंदे जगहों पे। तो कभी धोखे से अगर हम गंदे पानी को पी लेते हैं और जिसमें अमीबा प्रेजेंट हो, तो वो हमारी बॉडी में जाके क्या करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीज को जन्म देता है, जिसमें बहुत ज्यादा उल्टी वगैरह होने लगती है। अमीबा बहुत तेजी से ग्रो भी करता है हमारी बॉडी में, तो ये कभी कभी सीवियर कंडीशंस हो जाती है शरीर की। तो इस कंडीशंस में अगर आप बहुत ज्यादा परेशान है तो क्या करिए, अमीबोलाइसिस हो जाता है इसमें, जब अमीबा हमारी बॉडी में एंटर करता है तो डॉक्टर से चेकअप कराने पर पता चलता है कि आपके शरीर में अमीबा आ गया है। इसमें भी उल्टी, दस्त और आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाना, डिहाइड्रेशन हो जाना, ये सारी कंडीशन होती हैं। तो इस कंडीशन में डॉक्टर से चेकअप करा के या आप अच्छे से अपना ध्यान रख के इन्फेक्शन से फ्री होके अपना ध्यान रख सकते हैं। और विशेष ध्यान दीजिए, जब कोई बच्चा इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर से, डिसीज से सफर कर रहा है, तो उसका मल मूत्र, उसकी उल्टी को बहुत ही आप अच्छे से डिकम्पोज करिए, क्योंकि वो जिस भी पानी, हवा, मिट्टी के थ्रू फैलेगा, वहां के आजू बाजू के लोग भी इससे इन्फेक्टेड हो सकते हैं, या आपके घर के लोग भी। अगर जो माँ इसकी देखभाल कर रही है वो अपना ध्यान न रखे, हाथ को प्रॉपर हैंड वॉश ना करें, तो भी बीमारियां, बच्चों के कपड़ों को साफ ना करें तो बीमारियां घर के और भी लोगों को हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसी परिस्थिति में हम साफ सफाई का विशेष ध्यान दें, उनके खान पान का, या ओआरएस दें, लिक्विड फूड दें, ताकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर से डिसीज किसी भी बच्चे को ना हो। यहाँ पे आपकी यूनिट नंबर
जो है 22 खत्म होती है। यूनिट नंबर 23 जिसका नाम है श्वसन तंत्र की कुछ विसंगतियां, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम रिगार्डिंग डिसऑर्डर्स, है ना। तो डिसऑर्डर्स जो भी हैं, हमको रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी बीमारियां हो रही हैं वो इस यूनिट में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया कि बच्चों को स्पेशली 3 टाइप की बीमारियां होती हैं। कौन कौन सी? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, रेस्पिरेटरी और स्किन इन्फेक्शंस। तो उसी में हम पढ़ेंगे यहाँ पे आज जो रेस्पिरेटरी सिस्टम रिगार्डिंग जो भी बीमारियां हो रही हैं। जनरली आपने देखा होगा बच्चों को कि सर्दी जुकाम, है ना, खांसी आना, बहुत ज्यादा छींक आना, जल्दी इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है, ये सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिगार्डिंग की बीमारियां हैं। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में या हमारे श्वसन तंत्र में या रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन से पार्ट आते हैं, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, देखिए हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का सबसे मेन जो पार्ट है वो है, सबसे पहले स्टार्ट होता है नोज, देन आईज, सॉरी नोज, नोज के बाद होता है अपना नेक, नेक में अंदर जो होते हैं वो 2 पार्ट होते हैं और फेरिंग्स और लैरिंग्स बोलते हैं। उसके बाद आता है ट्रैकिया जो लंग्स का पार्ट है ना। उसके बाद ब्रोंकाई और लंग्स, ठीक है, ब्रोंकाई और लंग्स, लंग्स हमारे 2 पार्ट में, और लंग्स के दोनों दोनों तरफ ब्रांच ऐसी फैली हुई है, वहां छोटे 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 बंच नुमा संरचनाएं हैं जिनको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, ठीक है, जिसको हिंदी में फुफ्फुस धमनियां भी शायद आप लोग बोलते होंगे, छोटी 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 सी रहती। चलिए स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम देखते हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा दिखता है और कौन कौन से पार्ट्स उसमें हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो स्टार्ट होता है नोजल कैविटी से, जिसको हम नाक वाला पार्ट बोलेंगे, है ना। फिर नोस्ट्रिल आता है आपका, उसके बाद आता है नोस्ट्रियोफेरिंग्स जो मैंने आपको बताया, फिर नीचे लैरिंग्स है, लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद नीचे आता है आपका ब्रोंकियोल्स, इसको हम ब्रोंकाई बोलते हैं, ठीक है, ब्रोंकाई, और जो ब्रोंकियोल्स होते हैं वो छोटी छोटी ब्रोंकाइस की और संरचनाएं हैं। लंग्स जो 2 पार्ट में है, नीचे रिब्स दिया है आपको, रिब्स जो हड्डियां आप छुएंगे आपको महसूस होती होगी अपनी लंग्स में, वो है, और डायफ्राम जो नीचे जब आप सांस लेते और छोड़ते हैं तो जो फैलता और सिकुड़ता है वो है। तो इस प्रकार आप स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी देख सकते हैं, ये हमारी बुक में दिया है, अलग अलग पुस्तकों में भी दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं ये पार्ट है। यही पार्ट्स में जहां भी कोई भी इंफेक्शन होता है उनसे अलग अलग हमें बीमारियां हो जाती हैं, या बच्चों को स्पेशली कौन कौन सी बीमारी होती है, तो उसके बारे में चलिए हम आगे देखते हैं। आई होप स्ट्रक्चर समझ में आया होगा आप लोगों को कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम किन किन पार्ट से मिलकर बना है और कौन कौन से पार्ट्स को हम क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, देखिए सर्दी जुकाम लग जाना या खांसी हो जाना, आमतौर पर ये सारे संक्रमण जो है वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स या डिसीज से रिलेटेड हैं। ठीक है, मामूली तौर पर ये बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होते हैं, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति भी ले लेते हैं। श्वसन तंत्र में अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया है बच्चों को, सीवियर कंडीशन हो गई, तब कभी कभी बच्चों की जान भी जा सकती है। इसीलिए अवेयर करना एज अ एजुकेटर, जो हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, हमें आगे बच्चों के साथ इंटरेक्ट होना है, तो ये सारी समस्याएं आ सकती हैं, तो हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं कि आगे क्या है, सिम्टम्स ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। कौन कौन से सिम्टम्स है? सबसे पहला सिम्टम्स कि नोजल कैविटी में आपने देखा होगा नाक बहना, है ना, वहां से लिक्विड सब्स्टिट्यूट सब्सटेंस निकलना, पानी जैसा कुछ निकलना, ठीक है, जलन होना नाक में, गले में खराश होना, खांसी का आना, कभी कभी खांसी और सर्दी जुकाम का बुखार का आ जाना, ठीक है, तेज बुखार आ जाना, कभी कभी स्किन इतनी ब्लू सी हो जाती है, नाक बहुत ज्यादा लाल हो जाती है, अंदर गले वाला पोर्शन है ना, यहाँ टॉन्सिल्स फूल जाते हैं, अंदर जो फेरिंग्स वाला लेरिंग्स वाला पार्ट है ना, वहां पे लाल हो जाना। तो ये जो है सिम्टम्स हैं अलग अलग डिसीज के, लेकिन ये हैं हमारे मेन सिम्टम्स यही हैं जो आप देख सकते हैं, लेकिन ये आप ऐसे महसूस कर पा रहे हैं। कुछ कुछ सिम्टम्स हमें हमारे इंटरनल होते हैं, जो किसी अलग और भी दूसरे तरीकों से पता चलता है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो। ठीक है, तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है 2 पार्ट से मिलकर बना है, अपर वाला पार्ट जो यहाँ से अपर वाला है, लोअर वाला पार्ट जो अंदर है ना नीचे, यहाँ से ट्रैकिया से जो नीचे वाला पार्ट है। देखते हैं अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ में इन्फेक्शन होने के क्या क्या सिम्टम्स हैं। जब आपकी नाक बहुत ज्यादा तेज बह रही है, गले में आपको दर्द हो रहा है, बहुत तेज खांसी आ रही है, गले और कान को जोड़ने वाली एक यहाँ पे नस होती है, एक नली होती है, अगर उसमें दर्द हो रहा है, ठीक है,
और सॉरी चेक कर लिया एक बार चेक कर लूं कि आवाज आ रही है कि नहीं। सूखी खांसी आ रही है, सूखी खांसी आ रही है, इट मीन्स यही है कि आपको आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अपर वाले पार्ट में इंफेक्शन हुआ है। अब लोअर वाले पार्ट में आपको जो इंफेक्शन हो रहा है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। गीली खांसी जब किसी बच्चे को या किसी वयस्क व्यक्ति को आ रहा है, या फिर उसका पीला पीला सा बलगम निकल रहा है जिसको हम कफ बोलते हैं, वो बहुत स्मेल आ रही है, उसमें गंदी सी बदबू आ रही है, बड़ी हुई सांस, बहुत तेज तेज सांस ले रहा है। एक्चुअली सांस लेने की जो रेट हमारी होती है जनरली वो होती है 1 मिनट में 25 बार लगभग, लेकिन अगर 40 से ज्यादा बार कोई व्यक्ति या बच्चा सांस ले रहा है 1 मिनट में, इट मीन्स उसके लोअर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई दिक्कत परेशानी या इन्फेक्शन हो गया है ना। नोस्ट्रिल के किनारे पे यहाँ पे स्वेलिंग आ जाना, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो जाना, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होना और घरघराहट की आवाज आना, ये सारे लक्षणों से आप पहचान सकते हैं या सिम्टम से कि किसी व्यक्ति के लोअर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कत हो रही है। अब हम देखेंगे कुछ कॉमन रेस्पिरेटरी कंडीशंस एंड देयर मैनेजमेंट, है ना, कि कौन कौन सी कंडीशन है रेस्पिरेटरी में, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, और कैसे कैसे हम उसको का मैनेजमेंट करेंगे। कॉमन कोल्ड आप सब जानते हैं, कॉमन कोल्ड में क्या होता है, नाक बहना, है ना, और 1 से 1 वीक के अंदर ये सब बीमारी ठीक। सोर थ्रॉट, उसमें क्या दिक्कत होती है कि जो फेरिंग्स वाला पार्ट है वहां पे लाल हो जाता है और दर्द होता है, ठीक है। डॉक्टर से जब आप चेकअप कराते हैं, डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि कुछ पेन किलर्स दे देते हैं बच्चों को, तो दर्द जल्दी से ठीक हो जाता है, ठीक है। या फिर क्या करते हैं, जिसको आप टॉन्सिल्स भी बोलते हैं ना, तो बोलते हैं डॉक्टर की गरगरा करिए आप, या पानी नमक डाल के गरारे करिए, उससे ये स्वेलिंग अंदर की ठीक हो जाती है। या ये सारी जो बीमारियां हैं जो बच्चों को अक्सर होती हैं, कोल्ड कफ लंग से रिलेटेड, तो स्ट्रेप्टोकोकल नाम का एक जीवाणु होता है ना, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया ही बोलेंगे, हाँ बैक्टीरिया ही होता है, जिसके कारण ये बीमारियां होती हैं। जनरली कुछ बीमारियां वायरल के कारण भी होती है, वायरस के कारण भी होती है। वायरस के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं होता क्योंकि वायरस एंटीवायरस टेबलेट्स नहीं आती है, मेडिसिन नहीं आती, एंटीबैक्टीरियल आती हैं, ठीक है, तो उससे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। और वायरस के लिए क्या होता है कि धीरे धीरे वायरस क्या होता है, धीरे धीरे हमारी बॉडी से धीरे धीरे छोटे मोटे प्रिकॉशंस लेने से या मेडिसिन लेने से ठीक होने लगता है, ठीक है। इसलिए सर्दी जुकाम में जनरल डॉक्टर आपको दवाइयां मेडिसिन में टेबलेट्स वगैरह ना देके टॉनिक्स वगैरह देते हैं, टॉनिक्स मतलब सैरप वगैरह देते हैं, देखा होगा आपने, ठीक है। कफ खांसी आपने देखा है, जनरली खांसी होती है, गले में खुजली सी होती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, कफ जम जाने से आपको दिक्कत होती है और खांसी आती है, ठीक है। खांसी गीली और सूखी दोनों प्रकार की हो सकती है, ठीक है। इसमें डॉक्टर आपको जनरली सैरप वगैरह टॉनिक देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी खांसी जल्दी ही ठीक हो जाती है। एक है वीज, वीज जिसको बोलते हैं, सांस लेने के समय घरघराहट आना, वो भी एक बीमारी है ना। बलगम के भर जाने से, कफ के भर जाने से ये समस्या जनरली पैदा होती है। इसमें क्या होता है कि ये इसका मेन कारण क्या है कि कभी कभी पोलिन ग्रेन, है ना, जो फूलों में जो परागकण होते हैं उसके कारण, या एनिमल हेयर्स के कारण, या डस्ट पार्टिकल्स के कारण इन्फेक्शन हो जाता है हमारे लंग्स में, हमारे नोजल कैविटी में, उसके कारण ये समस्या हो सकती है ना। जब भी हमारे सेंटर में या हमारे प्री प्राइमरी स्कूल्स में या हमारे आंगनवाड़ी में कभी भी ऐसी समस्या होती है बच्चों को लंग्स से रिलेटेड या रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड, तो आपको समय बिना गवाए हुए, अगर माइनर या बहुत ही माइल्ड कंडीशन है तो आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सीवियर कंडीशन है तो हमको तुरंत ही डॉक्टर को चेकअप कराना चाहिए। सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, बच्चे को शरीर ढीला पड़ गया, तो तुरंत हमें डॉक्टर के पास लेके जाके बच्चे का उपचार तुरंत से तुरंत चालू करवाना चाहिए। कुछ हम स्पेसिफिक इलनेस भी देखते हैं, यानी स्पेसिफिक इलनेस में क्या क्या दिक्कतें होती है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव लेरिंगिटिस, लेरिंग लेरिंगाइटिस इसको हम बोलते हैं हिंदी में, अवरोधिक स्वर यंत्र कंठ, यहाँ पे आपका स्वर यंत्र कंठ जो लैरिंग्स है वहां पे क्या दिक्कत होती है, ठीक है। जनरली वहां पे खांसी हो जाने से आप देखते हो, खुजली सी होती है, खांसी होती है, सांस लेने में दिक्कत होना, लंग्स में ऑक्सीजन का ना पहुंचना, है ना, ऐसे कारण बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सबसे पहले थोड़ा बहुत पानी लीजिए, कुनकुना गरारे करिए, अगर आराम नहीं लग रहा है तो डेफिनेटली यू मस्ट गो टू द डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास जाना है और जल्द से जल्द अपना चेकअप कराना है। दूसरा कि ब्रोंकाइटिस में अगर कोई दिक्कत है, जैसे श्वसनीय शोध में अगर कोई दिक्कत है, तो इसमें क्या होता है, आपकी ब्रोंकाइटिस जो है, आपकी ब्रोंकाइटिस जो है आपने देखा होगा लंग्स के अंदर होती है छोटी छोटी,
उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन का कारण क्या हो सकता है? ये बहुत सारे इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं आपके, धूल या परागकण या फिर आपका बहुत ज्यादा कोल्ड में रहना, ये सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, तो छाती में बहुत ज्यादा जलन होना, दर्द होना, आप महसूस कर सकेंगे उसको। तो ऐसे में भी हमको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना है। स्पेशली बच्चों में होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। दमा, अस्थमा के बारे में आपने सुना होगा कि सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बच्चों को भी जनरली होती है ये बीमारी। ठीक है, तो इस समय हमें क्या करना है? डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इस टाइम क्या होता है? ऑक्सीजन हमारे लंग्स में पहुंच नहीं पाती, जिसके कारण सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, कभी कभी जान भी चले जाती है बच्चों की। तो ऐसी कंडीशंस में देखा होगा पंप के फॉर्म में मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है? एलर्जी भी हो जाती है डस्ट से, तेल से या हवा से, तो डॉक्टर को दिखाना है, उसके प्रिस्क्राइब करी हुई दवाइयां ही बच्चों को देना है। निमोनिया सबसे कॉमन है, बच्चों में सबसे ज्यादा होने वाली बीमारी है, जो आप देखेंगे ब्रोंकाइटिस में होती है, वायरल इन्फेक्शन के कारण होती है। क्योंकि वायरस के कारण कोई मेडिसिन नहीं दी जाती, क्योंकि एंटीवायरल हमारी बॉडी में काम नहीं करता है। इसीलिए क्या किया जाता है? आप बच्चों को बहुत एक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। इसमें लंग्स का बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में आपने देखा होगा कि बच्चों को भाप वगैरह दी जाती है, भाप के माध्यम से जो कफ है उसको निकाला जाता है, और धीरे धीरे फिर लंग्स के पानी को का जो डिस्चार्ज होता है, पानी धीरे धीरे बॉडी से निकल के आराम लगने लगता है। इसके लिए डॉक्टर मस्ट है, इसको आइसोलेशन में रखना बहुत जरूरी होता है इस परिस्थिति में बच्चों को। काली खांसी आपने देखा होगा, वूपिंग कफ जिसको बोला जाता है, सबसे ज्यादा बच्चों में होने वाली बीमारियां हैं। इसके लिए सबसे बड़ा उपचार वैक्सीनेशन है। जब भी आपको प्रिस्क्राइब किया जाए वैक्सीनेशन के लिए, बच्चे के जन्म लेने से 5 या 6 साल के होने तक, तो वैक्सीनेशन जरूर से जरूर करवाइए, ताकि बच्चों को भविष्य में ये बीमारी ना हो। टीबी के बारे में जनरली आपने सुना है ना? टीबी एक वायरल डिसीज है, जो अब बच्चों में भी होती है, और जनरली ये वयस्क में ज्यादा देखा गया है। पर हम बच्चों के रिगार्डिंग देखें, बच्चों में अगर ये बीमारी हो जाती है तो बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है, बलगम निकलता है, कभी कभी खून निकल जाना साथ में। तो ये सारी समस्याएं बच्चों को या बड़ों को हो जाती हैं। हमारे देश में टीबी को लेके बहुत बड़ी पहल भी चल रही है, बड़ी बहुत सारी योजनाएं भी चल रही है, जो प्रीवियस यूनिट्स में मैंने पढ़ाया है, तो आप वहां जाके एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, ये सब चीजें जो है टीबी से रिलेटेड, डॉट्स वगैरह चल रहा है, डॉट्स की टेबलेट्स दी जाती है, तो बच्चों के लिए अलग से टीबी के रिगार्डिंग कार्य करते हैं कार्यकर्ता है, जो गवर्नमेंट ने भी अलग से बहुत सारी योजनाएं चलाई है। तो इसके रिगार्डिंग बच्चों को टीबी से बचाने के लिए अलग अलग उपाय किए जाते हैं, घर घर जाके भी मेडिसिन दी जाती है। बच्चों को आइसोलेट करना है, बच्चों को ऐसे लोगों से दूर रखना जिनको टीबी हो रही है या टीबी है, तो इससे आप बच्चों को बचा सकते हैं। ठीक है, टीबी में क्या होता है? बहुत ज्यादा खांसी होती है, और कभी कभी टीबी की कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक होने के कारण टीबी बच्चों को जनरली होती है। तो टीबी ना हो, इसके लिए हमें बच्चों का स्पेशली ध्यान रखना, वैक्सीनेशन स्पेशली कराना है। ठीक है, माता पिता से बात करना। ठीक है, आपका जो मेन पॉइंट है वो है ये कि माता पिता से बात करना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? एज अ सेंटर हम जो चला रहे हैं, चाइल्ड केयर सेंटर, यहाँ बात पेरेंट्स से इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स से अगर इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो आपको बच्चों की इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिलेगी, और आप और वो पेरेंट्स मिलके बच्चों के हेल्थ के लिए अच्छा काम कर पाएंगे। तो रेगुलरली आपको बच्चों के पेरेंट्स से बात करना चाहिए। सांस की दिक्कत बच्चों को है क्या, कोई किसी से एलर्जी है क्या, कोई समस्या हो रही है, तो आप तुरंत इन्फॉर्म करिए, डॉक्टर को इन्फॉर्म करिए, डॉक्टर को इन्फॉर्म करने से पहले पेरेंट्स को इन्फॉर्म करिए। तो ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है एज अ चाइल्ड केयर सेंटर ऑर्गेनाइजर, हम जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो दूसरा, आपातकालीन स्थिति, जब भी आपके स्कूल में या आपके प्री प्राइमरी सेंटर्स में या चाइल्ड केयर सेंटर्स में आपातकालीन की स्थिति आती है, तो इमीडिएटली आपको एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करना है, या फिर आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, और बच्चे के पेरेंट्स को सबसे पहले इन्फॉर्म करना है। ये स्थिति आपको एज फास्ट एज करना है। जो आप बहुत माइनर कंडीशन है तो कोई बात नहीं, पर क्रिटिकल कंडीशन में आपको तुरंत लेके जाना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा समय व्यतीत कर देंगे आपके सेंटर में ही, तो बच्चे की जान भी जा सकती है। तो सबसे मेन बात कि आपको सबसे पहले हॉस्पिटल लेके जाना है, और जल्दी से जल्दी उसका उपचार शुरू करना है। आज हमारे अलग अलग शहरों में हॉस्पिटल्स में बच्चों की ये सारी चेकअप्स के लिए अलग से बच्चों के लिए चैम्बर्स बने होते हैं, जहाँ स्पेशली बच्चों का चेकअप होता है, बच्चों के डॉक्टर्स करते हैं। तो ये हमारे इस यूनिट नंबर 23 में दिया हुआ था। यहाँ पे आपका ब्लॉक नंबर 7 जो है वो खत्म होता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्लॉक नंबर 8, जहाँ आपका DC2 का पूरे ब्लॉक्स खत्म हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरा जरा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।